बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए, वेरी गुड। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपसे सेकेंड लेक्चर। जैसे सेकेंड एक्सरसाइज हो गया था, ठीक है ना। आपने 5 लेक्चर पढ़ लिया है और 5 लेक्चरों में से आपने 3.2 एक्सरसाइज तक कर लिया है, ठीक है ना। आज हम करेंगे आपका अगला एक्सरसाइज है, सॉरी कॉन्सेप्ट है, जो परिवर्त आव्यूह से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। परिवर्त आव्यूह मतलब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है? जो आव्यूह है उस आव्यूह का जो स्तंभ है उसको पंक्ति बना दो और जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। जैसे मान लो 2x3 का आपके पास कोई आव्यूह है 2x3। अब इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x2। बात समझाए? या 4x3 का ऑब्जेक्ट कोई आव्यूह है तो 3x4 बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब जितने भी आपके रो हैं उनको कॉलम बना दीजिए और जो कॉलम है उनको रो बना दीजिए, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह। किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह होता है ना। या परिवर्त आव्यूह कहलाता है या कहते हैं। इन्होंने भी क्या कहा भाई? इन्होंने भी कहा कि जो आव्यूह है उसके जो पंक्ति हैं उनको स्तंभ बना दीजिए और जो स्तंभ हैं उनको पंक्ति बना दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो आव्यूह प्राप्त होगा वो क्या होगा? परिवर्त आव्यूह। जैसे एग्जांपल देखिए, एक दिया है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए के पावर टी लगा करके, ट्रांसपोज ऑफ ए, है ना, या फिर ए डैश। आइए, ए इक्वल टू कोई आव्यूह दे रखा है 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं? 3। देखिए पंक्तियों की संख्या 1 2 3, ये पंक्ति एक हो गया और दूसरा 4 5 6 ये भी एक पंक्ति हो गया, मतलब 2 पंक्ति हैं। और कॉलम कितने हैं? देखिए मतलब रो हो गया 2 और कॉलम्स कितने हो गए? 3। 1 और 4 का एक कॉलम, 2 5 का एक कॉलम, 3 6 का एक कॉलम, ठीक। जब आप पहली पंक्ति जो है उसको जब आप रो बनाएंगे, जो पहली मतलब रो है, सॉरी जो पहली रो है उसको जब आप कॉलम बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 1 2 3 ऐसे है, अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ ऐसा हो जाएगा। भाई ऐसे में है ना, यहाँ ऐसे है मतलब पंक्ति में है और इसको स्तंभ बनाना है तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए, यहाँ था 2 रो और 3 कॉलम, यहाँ क्या हो गया? 3 रो 2 कॉलम। बोलिए हो गया कि नहीं? ट्रांसपोज हुआ। 2x3 को 3x2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए हम उसकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, यदि पहला प्रॉपर्टी देखिए, यदि ए कोई आव्यूह है तो उसका ट्रांसपोज, ए डैश मतलब क्या? ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज आया है उसको फिर से ट्रांसपोज उसका कर दें तो क्या हो जाएगा? वही जो आपका ए था वही ए मिलेगा। जैसे एग्जांपल एक बार ऊपर वाला फिर से देखिए तो, जैसे देखिए आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 है ना, और जब आप इसका ट्रांसपोज किए तो मिल गया 1 2 3 4 5 6। बोलिए, यानी कि 2x3 3x2 में कन्वर्ट हो गया। जब इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से तो ये 1 2 3 जो है ये फिर से बदल जाएगा किसमें? पंक्ति में। और ये जो है ये भी फिर से पंक्ति में बदल जाएगा। तो क्या वही ए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बात समझ में आ गया? तो इन्होंने जो कहा कि यदि कोई आव्यूह ए है उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब ए डैश के पावर डैश का मतलब क्या? ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। मतलब जो एक्चुअल आव्यूह था वही आव्यूह आपको फिर से मिल जाएगा। बोलिए ठीक। आगे बढ़िए। दूसरा, यदि ए व बी समान क्रम के 2 आव्यूह हों, मान लीजिए एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह बी, ये दोनों समान क्रम के हैं, तो क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी को जोड़ करके उसका ट्रांसपोज कर दें, या फिर ए का ट्रांसपोज कर लें और फिर बी का ट्रांसपोज कर लें, फिर जोड़ दें, दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इनमें जुड़ता है वो
एकदम एग्जैक्ट, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जुड़ता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो A11 होगा वो B11 से जुड़ेगा, जो A12 होगा वो B12 से जुड़ेगा। तो या तो डायरेक्ट जोड़ करके ट्रांसपोज कर दो आप, और या फिर ट्रांसपोज करके दोनों को अलग अलग फिर से जोड़ दो, आंसर एक ही आएगा। बात समझ में आ गया। आइए तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें। यदि एक आव्यूह ए है और कोई ए के मतलब कोई के है जो एक अदिश है, ठीक। अगर आप k इंटू ए मतलब k को a से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज कर दें, या फिर a को ट्रांसपोज करने के बाद k से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। मतलब इन दोनों स्थितियों में एक ही कंडीशन बनेगा, आंसर सेम ही आएगा। जैसे कोई आव्यूह हो और उस आव्यूह को, चलिए पीछे वाला एग्जांपल जो हमने पढ़ा था वही एग्जांपल फिर से पढ़ते हैं। मान लीजिए ये जो आव्यूह है इसमें k की जगह पे 2 मान लीजिए, तो जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कर लीजिए, तब फिर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 2 4 6 8 10 12 हो जाएगा, है ना। और इसको जब पलटेंगे आप तो ये यहाँ जो 1 है वही 2 हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 हो जाएगा। और अगर आप ट्रांसपोज कर लिए हैं, देखिए a का ट्रांसपोज आपने कर लिया है, अब 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी वही होगा, 2 4 6 8 10 12 होगा, वही ना। मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। बोलिए समझ में आ गया। आइए अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रूल का। रिवर्सिबल रूल क्या है, देखिए दो आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूहों के विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। एक बार फिर से, अगर दो आव्यूह दिए गए हैं ए बी, तो ए बी को गुणा कर लीजिए और गुणा करने के बाद परिवर्त आव्यूह निकाल दीजिए उसका। ए बी को जो गुणा करने पा जाए उसका परिवर्त निकालिए, मतलब दोनों को गुणा करके, गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको क्या कर दीजिए, उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ठीक। तो जब आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तब क्या होगा, वो बराबर होगा ए का ट्रांसपोज कर लो और बी का ट्रांसपोज कर लो और दोनों को गुणा कर दो। लेकिन ध्यान रहे दोनों के उल्टे क्रम में गुणा होगा, मतलब ए डैश बी डैश नहीं होगा, बी डैश ए डैश होगा। मतलब पहले बी को लिखना पड़ेगा फिर ए को लिखना पड़ेगा, उसके ये क्या होगा, बराबर आएगा। फिर से एक बार सुनिए, देखिए मेरी बात को, सपोज दैट आपको एक बार में नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको एक बार दो बार और पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर से सुनिए, कह रहे हैं कि अगर दो कोई आव्यूह हो, उनका जो गुणा करेंगे आप, जो गुणनफल प्राप्त होगा वो गुणनफल का ट्रांसपोज मतलब उसका परिवर्त आव्यूह अगर निकालना चाहें तो वो किसके बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज कर लीजिए और बी का ट्रांसपोज कर लीजिए, लेकिन ए और बी को डायरेक्ट गुणा मत कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट ए और बी से गुणा मत करिएगा, बी को ए से गुणा करिएगा तब उसके बराबर होगा। मतलब बी डैश जो आपने निकाला उसको ए डैश से गुणा करेंगे तब आप बराबर पाएंगे। बात समझ में आ गया। कितना प्राकृतिक मनोरम छवि आ रहा है ना। मतलब यहाँ मोर बोल रहे हैं, क्या बात है ना, चिड़िया चहचहा रही हैं। मतलब आप सोच लीजिए, आप मैथ की क्लास ही नहीं चल रही है, आपको प्राकृतिक आनंद भी प्राप्त हो रहा है। सिर्फ आनंद लीजिएगा आप और कुछ मत ख्यालों में मत खो जाइएगा, ठीक। आइए सममित आव्यूह, कोई आव्यूह है उसका सिमेट्री कैसे होगा, है ना। आइए देखते हैं वर्ग आव्यूह। और ध्यान रहे सममित आव्यूह निकालने के लिए उसका वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है, मतलब जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ वाला आव्यूह होना चाहिए। आइए देखिए, वर्ग आव्यूह एक को सममित आव्यूह कहते हैं कब, जब ए ट्रांसपोज ए डैश, मतलब ए जो हो वही ए डैश हो और वही ए हो। बोलिए समझ में आया। मतलब जब जो निकले वो सममित तब होगा जब उसके परिवर्तन पर भी कोई प्रभाव ना पड़े, उसका ट्रांसपोज कर दे तब भी वो ए ही रह जाए। फिर से सुनिए, कोई वर्ग आव्यूह ऐसा होना चाहिए जिसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मिल जाए। इसका मतलब ध्यान से देखिए, डायगोनल जो होगा उसका डायगोनल समान होना चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर और नीचे के सारे तत्वों एक्चुअल पोजीशन पर, जैसे वहां A11 A12 A13 ऐसे हैं, तो जैसे A12 जो है वही 21 भी होना चाहिए। बात समझ में, जो आई जे है वो जे के बराबर होना चाहिए, तभी ऐसी स्थिति आएगी। बोलिए क्लियर, समझ में आ रहा है ना। बोलिए आइए, अच्छा देखते हैं आगे।
ये चीज दिमाग में रखिए कि ये तभी संभव है सममित जब क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा और उसके जो डायगोनल होता है, डायगोनल सेम होनी चाहिए, उसके ऊपर के अवयव नीचे के रिस्पेक्टिव अवयव सेम होनी चाहिए। आई जे जो हो वहां वो नीचे वाली जो परिवर्तन, वो तो सॉरी, जो डायगोनल के नीचे, जैसे ऊपरी त्रिभुज था और निम्न त्रिभुज था, तो ऊपरी त्रिभुज के सारे अवयव निम्न त्रिभुज के सारे अवयव के समान हो, बराबर हो, साथ में ध्यान रहे ए आई जे जो हो वही ए जे आई भी हो, ठीक है ना, तब ये होगा क्या, सम्मित। ठीक है, आगे बढ़िए। अब विषम सम्मित तो क्या होगा, बोलिए। जैसे ए आई जे जो आया वही निगेटिव में आ जाए, माइनस ए जे आई आ जाए, तो वो क्या होता है, विषम सम्मित होता है। क्या होता है, विषम सम्मित। जैसे देख लीजिए, वर्ग आव्यूह ए का विषम सम्मित आव्यूह कहलाता है यदि क्या हो, ए जब ट्रांसपोज निकालें, ए डैश निकालो, वो ए डैश लिखा है, ए वन नहीं लिखा है, ए डैश लिखा है, ए और विषम आव्यूह को ए टू द पावर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी जान लीजिए। तो ए टू द पावर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसको मान लीजिए कि उसका जब हम विषम आव्यूह तब होगा जब उसको रिप्लेस करेंगे वो वैल्यू क्या हो जाए, प्लस जो है वो माइनस हो जाए और जो माइनस हो वो प्लस हो जाए, मतलब ये भी वर्ग आव्यूह हो, उसके ऊपर के अवयव ऊपरी त्रिभुज के अवयव निम्न त्रिभुज के अवयव के बराबर हो, साथ में देखिए ऊपर वाले का जो प्लस में हो तो नीचे वाले का माइनस में हो, तब ये क्या होगा, बराबर होगा। और एक कंडीशन जान लीजिए कि जो इसके डायगोनल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, शून्य होंगे। फिर से सुनिए, जो विषम सम्मित आव्यूह या समसम्मित आव्यूह है, इन दोनों समसम्मित, जैसे सम्मित आव्यूह आपने पढ़ा, तो सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह दोनों के डायगोनल्स क्या होंगे, शून्य होंगे हमेशा। ठीक, अब जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऊपर देखिए लिखा है ए डैश इक्वल टू, सॉरी ए वन इक्वल टू माइनस ए, या फिर ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। ध्यान से देखिए, ए आई जे को जे आई किया लेकिन निगेटिव साइन के साथ किया है। जैसे देखिए यहाँ 0 3 -5 पहला रो, दूसरा है 3 -3 0 1, तीसरा है -5 सॉरी 5 1 0। ठीक, बोले क्लियर। अब है क्या, इसको समझिए फिर से कि जब इसको आप क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका, बोलिए, ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज जब निकालेंगे इसका तो क्या होगा भाई, जो 0 3 -5 है तो वो इधर चला आएगा, 0 3 5 -5। जो सेकेंड रो है -3 0 1, तो ये हो जाएगा -3 0 1। अगला देखिए 5 1 0, तो 5 1 0। अरे ये -1 होना चाहिए था, ये -1 होना चाहिए था, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ आप -1 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए इसका निगेटिव हो गया, जो ऊपर प्लस में था वो सब क्या हो गया, नीचे माइनस में हो गया। जब माइनस ए आ जाए तो मान लीजिए एक ऐसा आव्यूह है, विषम सम्मित आव्यूह है। बोलिए क्लियर। इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल वो है, थ्योरम्स हैं, आइए उन पर डिस्कशन करें। देखिए थ्योरम क्या कह रहा है, एक विषम सम्मित आव्यूह के मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव शून्य होते हैं। अच्छा, यहाँ थ्योरम में दे दिया और मैंने अभी बताया भी था कि जो मुख्य विकर्ण होते हैं इसके, ये क्या होते हैं, शून्य होते हैं इसके अवयव। जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ मान के लगाना पड़ेगा, मान लीजिए ए आई जे, क्या मतलब, कोई मान लिया हमने कि ए इक्वल टू क्या है, आई जे, एक विषम सम्मित आव्यूह है, तो सभी उसके आई जे के लिए क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई होना चाहिए। बोलिए होना चाहिए ना। अब यानी कि देखिए आई इक्वल टू जे, जे इक्वल टू आई हो गया, बोलिए हो गया ना, तो लिख सकता हूं जे इक्वल टू आई, तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई। सोचिएगा, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई, यानी ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को जोड़ लें हम तो 2 ए आई आई। बोलिए, तो 2 ए आई आई इक्वल टू 0, तो ए आई आई इक्वल टू 0, मतलब ए आई आई का मतलब समझ में आया, समझ में आया, मतलब A11 A22 A33 A44 A55, मतलब आई आई बराबर हो, आई और जे दोनों क्या हो, बराबर हो, तो वो देखिए 0 प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ।
बोलिए। तो एक चीज समझ में आया कि जो विषम सममित अवयव होते हैं उनके डायगोनल क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि अतः मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। बोलिए क्लियर, समझ में आ रहा है। आइए एक और मतलब इसमें 3 थ्योरम है इस पर बेस्ड। आइए एक और थ्योरम पढ़ते हैं। जैसे देखिए, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, मतलब ध्यान रहे वर्ग आव्यूह होना चाहिए, है ना। बार बार बोल रहा हूं, जो विषम सममित है, समसम्मित है, ये सब वर्ग आव्यूह होनी चाहिए। आगे बढ़े। आव्यूह के लिए a प्लस ए डैश, मतलब a और a का ट्रांसपोज, ए डैश मतलब क्या, a का ट्रांसपोज ना, परिवर्त आव्यूह, एक सममित आव्यूह तथा a माइनस ए डैश, a और a का फिर से ट्रांसपोज माइनस में क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होते हैं। मतलब अगर a को a के ट्रांसपोज से जोड़ दें तो सममित आव्यूह मिलेगा, और जो a को एक के परिवर्त आव्यूह जो है ट्रांसपोज से घटा दें, एक से ट्रांसपोज को घटा दें तो क्या मिलेगा, विषम सममित आव्यूह मिलेगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। आइए, जैसे मान लिया हमने कि कोई b, माना b इक्वल टू ए डैश, ए प्लस ए डैश है, तो b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे का होल डैश हो जाएगा। यानी और फिर अलग अलग तोड़ेंगे तो a जो हो जाएगा वो a डैश हो जाएगा, a डैश का डैश हो जाएगा, क्योंकि पहले से डैश था यहाँ, और फिर एक डैश आएगा। तो a डैश और a डैश का डैश मतलब a आता है ना। अरे a का ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज क्या आता है, a ही आ जाता है। तो इक्वल टू b आ गया, बोलिए b आ गया। अब यहाँ देखिए, इसलिए a प्लस ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक आव्यूह है, बराबर क्या हो जाएगा, एक सममित आव्यूह। भाई सममित ही तो आया, बोलिए सममित ही तो आया, तो इसका मतलब एक सममित आव्यूह है। अब मान लेते हैं कि कोई c है आव्यूह, और जो क्या है, a माइनस ए डैश है, बोलिए a माइनस ए डैश है। अब इसका c डैश कर दीजिए, c का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, पूरे का ट्रांसपोज। फिर देखिए a डैश माइनस ए डैश का डैश, तो a डैश माइनस a आया, बोलिए। तो माइनस अब अगर हम कॉमन ले लें, देखिए यहाँ माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो a माइनस ए डैश आ गया कि नहीं आ गया। तो माइनस सी कब आता है, सी बराबर माइनस सी कब होता है, जल्दी बोलिए, सी बराबर माइनस सी कब होता है, जब वो विषम आव्यूह सममित आव्यूह होता है। क्या होता है, जब वो विषम सममित आव्यूह होता है तभी ऐसा आता है ना। तो प्रूफ हो गया। आइए एक और थ्योरम है, लास्ट थ्योरम हम पढ़ते हैं इस मतलब लेक्चर का, ये लास्ट थ्योरम है, ठीक है ना। देखिए, प्रकृति का आनंद लीजिए भाई, बहुत अच्छा। देखिए क्या बात है, मोर बोल रहे हैं। एक किसी वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं किसी वर्ग आव्यूह का जो सममित होगा और जो विषम सममित होगा, जो सममित होगा और जो विषम सममित होगा, उनका जो योग होगा वो अद्वितीय व्यक्त किया जाएगा। मतलब उसको अद्वितीय होगा, मतलब यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना। आइए मान लेते हैं कि ए एक वर्ग आव्यूह है। भाई अब बार बार पढ़ रहे हैं आप, सम और विषम सममित और विषम सममित दोनों के लिए वर्ग आव्यूह ही पढ़ते हैं, तो वर्ग आव्यूह लेंगे। आगे बढ़े। अब देखिए, तो हमने क्या किया, a इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश कर दिया, प्लस 1/2 a माइनस ए डैश कर दिया, ठीक है ना। तो एक को p मान लेते हैं, 1/2 a प्लस ए डैश को, और 1/2 a माइनस ए डैश को हम q मान लेते हैं। तो a इक्वल टू हो जाएगा p प्लस क्यू, जहां p बराबर क्या है, a q बराबर क्या है, हो गया। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं p को, तो समीकरण 1 से p डैश जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 a माइनस ए का होल डैश, a माइनस ए डैश का होल डैश हो जाएगा। बोलिए, तो जब यहाँ a माइनस ए डैश, तो जब ट्रांसपोज जो ये आपने डैश किया है वो जब अप्लाई होगा तो a डैश माइनस ए डैश का होल डैश हो जाएगा। तो a डैश का होल डैश a हो जाएगा, यानी a डैश प्लस a आ गया, 1/2 a प्लस ए डैश इक्वल टू। और यहाँ जो मामला है 1/2 का, किसी चीज में k से मल्टीप्लाई करने पर कोई अंतर नहीं आता, वो k ही रह जाता है, ठीक है ना। ये हो गया k a डैश बराबर k a डैश, के ए का होल डैश बराबर के ए डैश, ठीक है ना। नीचे देखिए, तो ये हो गया 1/2 a प्लस ए डैश, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए डैश, ए डबल डैश, ए डैश पर डैश जो होता है वो ए ही आ जाता है, बहुत बार पढ़ चुके आप। अतः p क्या है, एक सममित आव्यूह है। अब इसको देखिए, एक विषम सममित ये प्रूफ हो जाएगा क्यू वाला, मतलब निगेटिव के साथ आ जाएगा। विषम सममित क्या कहता है ना। तो आइए देखिए, तो हमने पढ़ा कि समीकरण 2 से क्यू डैश इक्वल टू, बोलिए क्यू डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो क्यू डैश इक्वल टू ए डैश
माइनस ए माइनस ए डैश का होल डैश। अब इसको जब डैश अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2 ए डैश माइनस ए डैश 2 के ऊपर डैश, मतलब 1/2 ए डैश, और ए डैश डैश क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो ए माइनस ए, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो 1/2 ए माइनस ए डैश, जो क्यू था वो क्यू के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये माइनस कॉमन लेने पर क्यू के बराबर हो गया, मतलब क्यू बराबर माइनस क्यू आ गया। बोलिए क्यू बराबर क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया, या मतलब सॉरी क्यू का ट्रांसपोज जो मतलब आया वो क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया। अतः यह कि यह है एक विषम सममित आव्यूह है। आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक विषम सममित आव्यूह। बोले क्लियर, समझ में आया, कोई डाउट हो तो बोलिए। अब इसको अधीयतः प्रूफ करना है ना, अधीयता, तो अधीयता प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो मान लीजिए कि a इक्वल टू आर प्लस एस, मान लीजिए ना, जहां r सममित है और s क्या है, विषम सममित। जैसे वहां क्या था, a इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो एक सममित था एक विषम सममित, सेम कंडीशन, एक सममित है एक विषम सममित। तो इसका जब डैश करेंगे a डैश बराबर r प्लस एस का डैश, तो हो जाएगा r डैश प्लस एस डैश। और हम जानते हैं कि जो r डैश होता है वो r के बराबर, और s डैश जो है वो माइनस s के बराबर। बोलिए जो सममित होता है वो उसी के बराबर आ जाता है ना। अरे ए का ट्रांसपोज ए ही होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आता है, और जो विषम सममित होता है वो क्या होता है, एस डैश इक्वल टू माइनस एस आता है। तो हम वही वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे, वही वैल्यू हम यहाँ उठा करके रख देंगे। तो जब ये यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एस। बोलिए दूसरा कंडीशन देखिए, ए इक्वल टू आर प्लस एस है, ए इक्वल टू आर प्लस एस है, तो ए डैश इक्वल टू आर माइनस एस, अभी आपने ऊपर प्रूफ किया है, अभी ऊपर आपने प्रूफ किया, तो ए डैश इक्वल टू आर माइनस एस। अब देखिए अगर आर इक्वल टू हम जो पीछे हमने दिया था सममित और विषम सममित वाला वो हम रख देते हैं, तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू पी और 1/2 ए माइनस ए डैश इक्वल टू क्यू। तब देखिए क्या हो गया, अतः जो वर्ग आव्यूह ए है उसको सममित तथा एक विसम्मित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब आप उसको एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग मतलब जोड़ के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर। बच्चों अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार और जरूर देखें लेक्चर को, ठीक। आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे आपको बराबर और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। आपका ये खूबसूरत सा चैनल है जय कैरियर फाउंडेशन। अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो आपको थोड़ा बहुत कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमको भी अच्छा लगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोविड को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा जरूरी है, ठीक। आगे बढ़ें, बाय बाय, टेक केयर।